मैंने अपने शो में 3 बार परफॉर्म किया है इस गाने को एंड क्राउड का रिस्पांस तगड़ा था एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आज मैं ये गाना अपना गाना बोल के प्रमोट करूंगा। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरा बाजीराव में गाना आया, दीवानी मस्तानी और आयत। प्यार तेरा ये जिंदड़ी मेरी करनी ये मैं पूजा तेरी, मेरी जिंदगी दा तू ही सरमाया, मेरी जिंदगी दा तू ही सरमाया, जी करे वेखता रबा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। हेलो गाइस, दिस इज मी फरहान साबरी एंड आपने मेरे कई गाने सुने होंगे, दीवानी मस्तानी, आयत और पद्मावत का एक दिल एक जान, बाजीराव का दीवानी मस्तानी, यमला पगला दीवाना 2 का टाइटल ट्रैक गहरा इश्क, मैनी मुआद है एंड अभी मेरा रिसेंटली एक गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बोल कफारा विद नेहा कक्कड़। और मैं आया हूं अपने भाई के चैनल पे जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सिंगर्स हम जितने भी जानते हैं, सिंगर्स जितने भी हम सुनते हैं, वो कितनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या अप्रोचेस करते हैं, ये आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। जब रियलिटी शो में आते हैं तो पॉपुलैरिटी मिलती है लेकिन रिजेक्शन भी मिलता है, उसको कैसे डील करते हैं ये भी आज जानने को मिलेगा। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही हिट सिंगर बॉलीवुड के मेरे साथ हैं फरहान साबरी। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू राठौर भाई, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, और अब तो बहुत सुर में हो जाऊंगा। अरे डेफिनेटली, जब सुरीले लोग जब मिलते हैं तो ऑब्वियसली सुरीली बात ही निकलती है, तो मैं वही मोटिव लेके यहाँ पर आया हूँ कि हम कुछ सुरीली बात करें। ओके, तो ये जो सुर का नाता है ये आपके साथ कब से जुड़ा और कैसे शुरू हुआ? सर, सुर का नाता तो आप ये बोल दीजिए कि बहुत पहले से ही डिसाइड हो गया था, बिकॉज आप जानते हैं कि आई बिलोंग्स टू वेरी नॉन फैमिली घराना, तो वो तभी से शुरू हो गया था कि भाई लड़का आ रहा है तो भाई ये चीज ही करेगा। बिकॉज मेरे डैडी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटा अगर तुझे इस फील्ड में आना है तो तुझे सिंगर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो डैडी हैं ही इज अ वेरी नोन म्यूजिशियन, उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में एंड काफ़ी टूर्स और वर्ल्ड टूर्स कर रखा है, तबला प्लेयर हैं वो। तो उन्होंने अपना एक बहुत तगड़ा स्ट्रगल देखा है मैंने उनका, तो उन्होंने देखा है कि भाई जब आप इस फील्ड में आते हो तो कैसा स्ट्रगल रहता है और कैसे मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट को साथ में लेके ट्रैवल करना पड़ता है। एंड आज के दौर में तो हम चलो ठीक है फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं एंड एटलीस्ट इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं, बट उनके टाइम में तो ट्रेन में ट्रैवल करते थे एंड कितनी बार तो ऐसा भी होता था कि उनकी सीट रिजर्व्ड है या नहीं है ये भी नहीं पता था, बट फिर भी भाई परफॉर्म करना है एंड मेन आर्टिस्ट तो नहीं है, बिकॉज सारा अटेंशन जो मिलता था वो मेन आर्टिस्ट को ही मिलता था, म्यूजिशियंस की तो कोई इतनी वैल्यू भी नहीं होती थी। तो वो मैंने अपने डैडी का स्ट्रगल देखा है, तो वो पूरा डैडी ने ग्राफ बना के मुझे एक बताया था कि बेटा अगर इस फील्ड में आना है तो बेटा ये रास्ता है, तुम्हें इस पे चलना पड़ेगा, अगर आप इस पे चल सकते हो सो देन इट्स फाइन विद यू, अदरवाइज कुछ और देखो। कहते हैं ना कि जब पेरेंट्स का एक एक्सपीरियंस जब हमारे साथ मिल जाता है तो ताकत भी बहुत बढ़ जाती है, हिम्मत बहुत बढ़ जाती है और क्लियरेंस आ जाता है कि हाँ ये करना है। तो ये तो तय हो गया कि सिंगर बनना है, लेकिन आपका भी तो मन होना चाहिए सिंगर बनने का, आपको भी तो मजा आना चाहिए। तो क्या वो फील होना शुरू हो चुका था? सर मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊंगा, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ मैं हार्डली 12-13 साल का था, तो जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था। तो मेरे डैडी तबला प्लेयर है, तो रिदम और ताल मेरे ब्लड में ही थी, तो मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, तो सब लोग बहुत पसंद करते थे कि यार इसका माइंड जो है इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा अच्छा है। बट मेरे डैडी ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया, बोले कि नहीं अगर इसमें जाएगा तो फंस जाएगा और वही लाइफ रहेगी जिस तरह मैं मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट लेके घुमाऊँ, ये भी अपने इंस्ट्रूमेंट लेके इधर उधर घूमेगा और जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ नहीं मिल पाएगी इसे। तो फिर उसके बाद मैं डांस फील्ड में भी मैंने काफ़ी ट्राई किया, तो काफ़ी शोज़ भी किए, ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूँ मैंने। तो अब फिर मैं एक बार मुझे किसी ने कहा कि बेटा डांस और सिंगिंग एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 कश्ती में बोलते ना सवार आप नहीं हो सकते, और ये दोनों परफॉर्मेंस एक साथ तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल, क्योंकि डांस में हमारी ब्रेथ पंपर अप हो जाती है, फिर उसके बाद वो आप गाओगे कैसे एंड उसमें पूरा ब्रेथ का कंट्रोल चाहिए। तो मुझे कहा कि भाई बेटा 2 कश्ती में सवार मत हो, एक में सवार हो और ऐसे सवार हो कि वो कश्ती एक जहाज बन के निकले, कि जब आप निकलो ना तो 10 लोग बोले कि नहीं यार
अच्छा जा रहा है, यू आर गोइंग इन अ गुड वे, और स्काई इज द लिमिट, आप मेहनत करते रहो अपनी। तो मैंने फिर उसके बाद अपना पूरा जो कॉन्सेंट्रेट था वो सिंगिंग के उस पर रखा, और वहीं से मैंने अपने जो मेरे बड़े दादा थे रफ़ीक अहमद साबरी, इज़ अ वेरी नोन हारमोनियम प्लेयर, तो उनसे मैंने सीखा। उनके बाद जब मैं फिर यहाँ पर आया तो मेरे छोटे दादा हाजी असलम साबरी इज़ अ वेरी नोन कव्वाल, उनसे मैंने सीखा। फिर मेरे एक और गुरु रहे हैं मोहसिन निज़ामी, जो भी इस कोविड के पीरियड में नहीं रहे, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और लोग बोलते हैं कि भाई आप कैसे सीख करते हो, क्या करते हो, जो भी है, तो मैं उन सबसे बोलता हूँ भाई अच्छे लोगों को सुनो। मेरे दादा ने, मेरे बड़ों ने यही सिखाया है कि भाई अगर करना है कुछ चीज़ तो दिल से करो और अच्छे लोगों को सुनो। अच्छे लोगों को सुनो तो अच्छी आपको प्रेरणा मिलेगी, आप अच्छा आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो तब सोचा था आपके पिताजी ने, फिर आपने भी तय किया कि मुझे सिंगर बनना है, और आज आप उस जगह पे आ गए जहां पे आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े गाने गा लिए, बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, वर्ल्ड टूर कर लिए। ये जो पूरी जर्नी रही है सक्सेस की, इसमें क्या क्या फायदा है ना और क्या क्या मिला, वो थोड़ा सा ब्रीफ करो आप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सक्सेस तो अभी बहुत दूर है, हाँ, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, एंड मेरे माँ बाप की दुआएं रही तो इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ करना है, एंड मैं वेट कर रहा हूँ और भी अच्छी चीज़ों का। बट हाँ, ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि आई बिलोंग्स टू म्यूजिकल फैमिली। मैं अपने सब भाइयों से और दोस्तों से बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं अरे यार तो म्यूजिकल फैमिली से है, इसका तो ये होगा, इसका तो ये लिंक होगा, इसका तो वो होगा। तो मेरे भाइयों ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके घर में ही महारती हो तो ज़्यादा मुश्किल है, जिनका लेवल मतलब इस पैदान पे हो, तो उस पे अचीव उस तक पहुंचना, उसको अचीव करना या उसको टच भी करना आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। राइट। तो मैं वो सब फेसेस कर करके आज थोड़ा बहुत यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरे दादा का ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है, राइट। मेरे कजिन भाई साहिब भाई वाहिद भाई का ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है सर। फिर भी जो किया है थोड़े से नाम बता दीजिए ताकि समझ में आए। मैं बस आपको क्या बताऊँ, सारेगामापा 2012 में किया मैंने, फिर उसके बाद जिला गाजियाबाद में बाप का माल, यमला पगला दीवाना 2 में टाइटल ट्रैक। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरा बाजीराव में गाना आया, दीवानी मस्तानी और आयत। मेरे 3 काम बहुत बड़े हुए जब ये मूवी में आई। ये मूवी मेरे लिए इतनी लकी थी, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू संजय लीला बंसाली सर एंड माय फ्रेंड श्रेयस पुरानिक। तो जब ये गाना आउट हुआ तो मैं उस टाइम आई थिंक शायद जयपुर में ही था, शो परफॉर्म कर रहा था, एंड जब उसने मुझे बताया कि भाई तेरा गाना आ गया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश हुआ मैंने कहा चलो यार फाइनली गाना आउट हो गया, एंड मुझे लाइक बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी जगह से कॉल्स आने शुरू है और मुबारकबाद के, इंटरव्यूज़ के, शोज़ के, क्योंकि मैं काम तो कर रहा था बट एक जो खोज होती है ना आदमी को बड़े प्रोजेक्ट की, बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा ही प्रोजेक्ट होता है। तो आई एम वेरी मच ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और उसके बाद लकीली मेरा साजिद साहब वाजिद सर के साथ वर्ल्ड टूर फाइनल हो गया। वर्ल्ड टूर फाइनल होने के कुछ दिन बाद मेरा नॉमिनेशन में आ गया, एंड उस गाने के लिए मुझे एल्बम ऑफ द ईयर शाहरुख सर ने दिया था, दीवानी मस्तानी के लिए, जो शाहरुख सर ने मुझे अपने हाथ से मिर्ची म्यूजिक अवार्ड दिया था। तो ये टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम के, कि जिस वे पे आई थिंक शायद लोग रिकग्नाइज करने लगे थे, हाँ भाई इंडस्ट्री में फरहान साबरी नाम का कोई सिंगर आया है। अब संजय लीला भंसाली अपने आप में एक ऐसे हुए फिल्म मेकर हैं जो बहुत माइन्यूटली काम करते हैं, डिटेलिंग पे काम करते हैं। बहुत कम डायरेक्टर्स में हैं जिनको म्यूजिकल सेंस भी गजब था। ऐसे डायरेक्टर के द्वारा चुने जाना और उसकी चॉइस पे खरा उतरना, उस टाइम पे कैसा मिला जुला भाव चल रहा था? सर भाव तो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस था। मैं थोड़ा शाय फील भी कर रहा था और थोड़ा घबरा भी रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड। तो वो आए, बैठे हुए, बोले कि ये आया है, तो श्रेयस पुरानिक जो है उन्होंने कहा कि भाई इससे ट्राई कर लेते हैं आप। बोले हाँ बिंदास जाओ जाओ। तो मैं ट्राई कर रहा था, थोड़ा बहुत नर्वस भी हो रहा था। तो संजय सर ने कहा हाँ भाई कुछ अगर है तो मैं चला जाऊं, अगर तू डर रहा है तो। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो आप, बैठो। नहीं सर हो जाएगा हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम लोग ने फिर ट्राई किया, फिर अरिजीत के साथ वो आयत गाना आउट हुआ हमारा। तो एक क्या हुआ, जब ये सब हो गया तो संजय सर कर रहे थे पद्मावत। मेरे पास कॉल आया पद्मावत का कि देख भाई
बाजीराव तो तगड़ी रही है। एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड है श्रेयस, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं एंड वो बहुत मुझसे प्यार भी करता है। तो उसका मेरे पास कॉल आया कि देख भाई, पद्मावत प्रोजेक्ट चालू है और तेरे से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, संजय सर ने कहा उसी बंदे को बुलाओ जिसने बाजीराव में गाया था। मैंने कहा तूने ये बोल के ना मुझे खुशी दे दी, और तू जहाँ बोले मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। तो मैं वहाँ गया एंड फिर मैंने एक दिल एक जान ट्राई पद्मावत का, जो 2019 में जिसके लिए मुझे 3 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिले थे। बेस्ट मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर, रागा बेस ऑफ द ईयर एंड एल्बम ऑफ द ईयर। ओके, ग्रेट। एक ऑडियंस को कोई गाना जब अच्छा लगता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अच्छा म्यूजिक होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है उसको उस सिंगर की आवाज अच्छी लगती है। तो आवाज भी हम देखते हैं अगर, तो हर सिंगर की एक अलग रेंज है, अलग आवाज है और उसको बदल भी नहीं सकता काफी हद तक। तो आप उस आवाज को बनाए रखने के लिए, उसके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए, उसकी अदायगी को मेंटेन करने के लिए कितना रियाज करते हो? सर ये तो आपने बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। मैं फैक्ट आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि रियाज मेरे दादा ने मुझे बहुत करवाया। जब मैं छोटा था मुझे मार मार के रियाज करवाया एंड 1 साल तक तो मुझे खाली सा पे रखा। और मैं सा पे, सा आ नहीं अच्छी लगनी चाहिए, बाकी चीज तो भूल जाओ, पहले आ नहीं अच्छी लगा, उसके बाद बोले एक लेसन मिलते थे, पार्ट 1, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2। तो भाई लेसन नंबर 1 साल तक यही था कि भाई आ नहीं अच्छी लगा, और अगर मैं गलती से कोई दूसरा नोट टच कर देता था, या कभी कभी भाई बच्चा ही था कि नहीं कुछ और करना, कुछ और सिखाओ मुझे, कुछ गाना सिखाओ, कुछ गजल सिखाओ, ये क्या दे रहे हो, बस सानी सानी, रोज सुबह उठना, बस खाली ये था। 2 सुर थे मेरी लाइफ के, सानी सा रे सा, रे तक तो जाना ही नहीं है, सानी सा। मैं तो वो तब मुझे पता नहीं चला। 1 साल के बाद जब उन्हें लगा कि हाँ थोड़ा बहुत अमल में आया है, तो वो थोड़ा आगे लेके बढ़े। और ऑनेस्टली बोलूँगा तो वो 3-4 साल का पीरियड था जब मैं छोटा था, जो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की। फिर मैं जब शिफ्ट होने के बाद वो मुझे मेरे जो छोटे दादा हैं हाजी असलम साहब जी, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उनके बाद मोहसिन अंकल के पास गया, मैं उनके पास सिखाया। फिर सर क्या ना, फिर टाइम टू टाइम काफ़ी चीज़ें भी चल रही थी। एक तो स्कूल्स थे, फिर ट्यूशन्स थी, इतना स्कॉलर था नहीं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो टाइम निकाल के फिर बाद में एक ये भी था कि जल्दी से एक अपने डैडी का सहारा बन जाऊं, क्योंकि मैंने अपने डैडी को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाए, और वो भी एक मेरी एक देखा जाए तो प्रायोरिटी थी कि ये भी लेना है मुझे एक स्टाइल। एंड मेरा मतलब यही मोटिव था कि मैं जल्द से जल्द थोड़ा इस लायक हो जाऊं कि मैं डैडी को बोलूं कि पापा तुम थोड़ा आराम करो। ओके, तो अभी तो वैसे भी ये हो गया है कि अब नए नए सिंगर्स को म्यूजिक डायरेक्टर भी ट्राई करने लग गए हैं, ऑडियंस भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने लगी है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि 2-4 सिंगर ही रहेंगे। तो ऐसे में जो अपनी एक पहचान बनाए रखनी है, एक जगह बनाए रखनी है, वो कितनी मुश्किल भरी होती है? सर इस वक्त तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। मतलब देखा जाए तो आपके पास सबसे पहले YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। पहले तो लोग डिपेंडेबल थे, और रियलिटी शो का भी कुछ ऐसा था नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। राइट। एंड अब तो आपको ऑनेस्टली सपोर्ट भी मिल जाती है, बट उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। एंड फिर मैं मानता हूँ कि आपका टैलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भाई आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप टैलेंटेड हो, वर्थ इट हो, सो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सर। कौन रोकेगा आपको, और किस हद तक रोक सकता है कोई? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा ये गाना जो है बोल कफ्फारा, जो अभी आप सुन रहे होंगे, देसी म्यूजिक फैक्ट्री से आउट हुआ है नेहा कक्कड़ के साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं लॉकडाउन के जो फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद शुरू हुआ था, तो मैं बोल कफ्फारा परफॉर्म कर रहा था वहां। मैंने अपने शो में 3 बार परफॉर्म किया है इस गाने को, एंड क्राउड का रिस्पॉन्स तगड़ा था। एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आज मैं ये गाना अपना गाना बोल के प्रमोट करूं। कोई भी सिंगर जब बनना चाहता है उसके मन में सीधा बॉलीवुड आता है कि मैं गाने गाऊंगा, लेकिन उसके लिए जैसा आपने बताया कि 1 साल तक सा नहीं ना, हाँ, ये जो सीखना है क्या वाकई इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। या तो आप करो, मेरे डैडी यही बोलते हैं कि करना है तो सिंसियरली करना है, नहीं करना है तो छोड़ दो। अगर तुम
वो सोच सकते हो कि तुम करोगे एंड तुम कर लोगे जो भी है, तो ठीक है। अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो तुम इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। राइट। अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपरली करो, सिंसियरली करो, और दो नाव में सफर तो आप कर नहीं सकते कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो भाई सिंपल सा फंडा है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करो, एक नाव को अच्छे से सजा के चलो, और जितना हो सके पॉजिटिव रहो, अच्छे से मेहनत करो अपने काम पे, और फिर वो तो है ही, जो आपकी मेहनत आपके साथ है। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भाई, अच्छा लगा आपसे बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड काफी कुछ चीजें निकली है मेरे अंदर से भी, काफी चीजें हैं, और आई एम ग्लैड के मतलब बहुत आपसे शेयर करने के लिए मिला मुझे ये सब चीजें। और मैं अपने सब भाइयों से ये बोलूँगा कि जो हमारे भाई का चैनल है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें इसी तरह प्यार देते रहें। ओके, तो ये थे फरहान साबरी, एक सिंगर, और आज के वीडियो में ऐसी ऐसी बात निकल के आई जो आपको वाकई सक्सेसफुल बना सकती है। पहली बात तो ये कि दो नावों की सवारी नहीं करनी, मतलब ये कि लाइफ में कोई भी प्लान बी नहीं होता, और जब प्लान बी होता है तो प्लान ए में तकलीफ आते ही आपका प्लान बी अचानक प्लान ए बन जाता है, और आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आप पहुंचना चाहते थे, या वाकई जहां तक पहुंचने के आपके अंदर तैयारी थी, या आप कर सकते थे, पोटेंशियल था, आपके अंदर टैलेंट था। तो एक ही टैलेंट पे, यानी कि अपनी पूरी ताकत एक ताकत पे लगा दीजिए, फिर देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है। दूसरी बात यह कि सीखना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीख कर आते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतों में वही आगे जाएगा, पार जाएगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस हमेशा सीखने से आता है। जब आप हारते हैं, जैसे कि रियलिटी शो में उनको रिजेक्शन मिला, वो एक नए सिलेक्शन की तैयारी होती है। हारने का मतलब ही है कि एक दूसरी जीत आपके लिए तैयार हो रही है, बस आपको हार माननी नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, तकलीफ होगी, लेकिन फिर अगर आप रुक गए और खड़े रहे तो सफलता अपने आप एक रास्ता और लेकर आप तक पहुंच ही जाएगी, जैसा कि उनके साथ हुआ। वो रुके नहीं, डटे रहे, इसलिए आज वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मन की मानी, और आज वो सारे काम वो कर पा रहे हैं जो उनका मन चाहता है। तो आप भी अगर अपने मन की मानते हैं, डरते नहीं हैं, तो आप भी उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां आज वो खड़े हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।